हेलो फ्रेंड्स, वॉयडेड डीटी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी जो चल रहा है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्यकुल वंश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम छत्तीसगढ़ का द्वितीय क्षेत्रीय राजवंश नल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो आपका छत्तीसगढ़ प्रदेश है, छत्तीसगढ़ प्रदेश ये उस समय ये आपका बस्तर क्षेत्र था और ये आपका दक्षिण कोसल का क्षेत्र कहलाता था। बस्तर को उस समय चक्रकूट, है ना, चक्रकूट, चक्रकोट, भ्रमरकोट, है ना, ऐसे नामों से इसको सुशोभित किया जाता था। चक्रकूट, भ्रमरकोट, है ना। तो इस क्षेत्र में जब यहाँ राजर्षि तुल्यकुल वंश आरण को अपनी राजधानी बनाकर शासन करते हैं, यहाँ से बस्तर क्षेत्र में नल वंशीय शासक शासन करते रहते हैं। अब इसके राजधानी और शासकों के बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस राजवंश के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले इनकी राजधानी को देख लेते हैं कि इनकी राजधानी कहाँ थी। तो ये आपके इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में, बस्तर वाले क्षेत्र में अभी बीजापुर जो स्थान है, बीजापुर में भोपालपट्टनम करके एक तहसील है। भोपालपट्टनम को पहले पुष्करी नाम से जाना जाता था, पुष्करगढ़, ठीक है। तो उस समय की ये राजधानी थी, छत्तीसगढ़ में इनकी राजधानी पुष्करी थी, पुष्करगढ़, ठीक है। इसी को बाद में इसी वंश के शासक ने कोड़ागढ़ की उपाधि दी, इसको आगे हम देखेंगे, है ना। और इसकी दूसरी राजधानी थी आपकी कोरापुट में, कोरापुट जो कि उड़ीसा में है, कोरापुट उड़ीसा में इनकी राजधानी थी। संभवतः इस वंश का जो विस्तार था छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार था। तो अपना शासन स्थापित करने के लिए दो जगहों पे अपनी राजधानी स्थापित की थी, एक कोरापुट उड़ीसा में और बस्तर में ये आपके पुष्करी में राजधानी स्थापित की थी, है ना। अब राजधानी के बाद हम देखते हैं इनका शासनकाल कब से कब तक था। शासनकाल, हालांकि इस वंश का जो शासनकाल था वो 4वीं शताब्दी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सिसुक करके एक शासक आता है, उसका जो शासनकाल है 290 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है। पर इतिहासकारों ने इस वंश को की शुरुआत 5वीं शताब्दी से मानी है। 5वीं शताब्दी से वराह राज करके एक शासक आते हैं, उसको इस वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। और एक जो लास्ट शासक मानते हैं नरेंद्र खबल तक जाए तो ये 10वीं शताब्दी तक इनका, 10वीं से 11वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहता है। पर जो इस वंश के शुद्ध शासक हुए विलासतुंग तक अगर हम जाएं तो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहता है। तो नल वंशीय शासकों का जो शासनकाल था वो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक था। नल के साथ नाग को भी जोड़ा जाता है। छिंदक नाग वंशी जो शासक थे, माना जाता है नल के ही वंशज थे। तो उनका अगर हम शासनकाल लें तो ये 5वीं से लगभग 14वीं शताब्दी तक, जब तक काकती वंश के शासक आकर 1323 ईस्वी के आसपास जब तक आक्रमण नहीं करते तब तक उनका शासनकाल चलता है। पर शुद्ध नलवंशीय शासकों का जो शासनकाल था वो 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य रहा। अब शासनकाल के बाद देखते हैं कि इनका साहित्य में वर्णन कहाँ हुआ है। साहित्य में एक वायु पुराण में, है ना, एक ब्रह्मांड पुराण में। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो पौराणिक शासक राजा नल हैं, राजा नल के जो वंशज होंगे दक्षिण कोसल क्षेत्र में शासन करेंगे, ठीक है। तो ये वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन है, ये पीएससी में पूछ सकता है ना। उसके बाद इसका जो संस्थापक है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, संस्थापक के बारे में सही जोड़ी बनाने के लिए पूछता है। तो जो संस्थापक है इसका माना जाता है सिसुक, जिसका शासनकाल 290 से 330 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। तो सिसुक के बाद दो शासक और होते हैं, व्याघराज और ऋषभराज। उसको मान्यता न देते हुए एक आपके आते हैं वराहराज जो शासक होते हैं, इनका 400 ईस्वी के लगभग इनका शासन काल स्टार्ट होता है।
इसको इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आप भी इस वंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज मानिए, है ना। उसके बाद अगर हम कहें कि एक रिसर्च में सामने आए हैं एस एन राजगुरु और आपके नवीन कुमार साहू जो छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हैं, वो एक शासक मिलते हैं वृषध्वज को इस वंश का संस्थापक मानते हैं, पर इसके संबंध में कोई साक्ष्य जुटाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसको नहीं माना जाता। अगर संस्थापक पूछे तो शुशुक और वास्तविक संस्थापक वराहराज हैं। अब जो आता है वायु पुराण में राजा नल के बारे में, राजा नल से इनका क्या संबंध था ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो वायु पुराण में और ब्रह्मांड पुराण में ये लिखा हुआ है कि दक्षिण कोसल में नल वंशीय शासकों का शासन होगा। ठीक है। दूसरी बात तो ये है कि इसी वंश के एक शासक होते हैं राजा विलासतुंग जो शासक होते हैं, जिसका शासनकाल 700 से 740 ईस्वी के मध्य होता है। ये जो शासक है वो राजिम का शिलालेख लिखवाता है, राजिम का शिलालेख लिखवा के वहाँ राजीव लोचन मंदिर बनवाता है। वहाँ के शिलालेख में लिखवाता है कि इस वंश की शुरुआत राजा नल, है ना, जो पौराणिक राजा नल दमयंती है, उनके आशीर्वाद से हुआ था। लेकिन ऐसा कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिल पाया है, इसलिए इसको नकारा जाता है, इस फैक्ट को। ठीक है। तो राजा नल से इनका कोई संबंध नहीं था फिलहाल, है ना। अब आगे हम देखते हैं इस वंश के शासकों के बारे में, शासक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इस वंश का जो शासक होता है, जैसे मैंने बताया कि जो 290 ईस्वी से अपना शासन स्टार्ट कर देता है, 290 ईस्वी से शासन स्टार्ट करने वाला जो शासक होता है वो होता है आपका शिशुक, जिसने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो उसके बारे में जो ऊपर के 3 शासक है उसको भी देख लेते हैं। पहला शासक है आपका शिशुक। शिशुक का शासन काल 290 से 330 ईस्वी के मध्य रहता है ना। ठीक है। ये इस वंश का संस्थापक है, मात्र इसके लिए बोल सकते हैं कि ये इस वंश का संस्थापक राजा था। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा शासक व्याघ्रराज। जो व्याघ्रराज है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक है। जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। देखिए, समुद्रगुप्त जो महान शासक था, उन्होंने पूरे भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए एक विजय अभियान चलाया और वो 5 दिशाओं में अपने विजय अभियान को ले जाते हैं। उसमें एक विजय अभियान था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता था, दक्षिण कोसल और महाकांतार का क्षेत्र आता था। तो इस दक्षिण कोसल का एक शासक था राजा महेंद्र को हराया था, और दूसरा जो शासक था महाकांतार का राजा व्याघ्रराज। जो व्याघ्रराज रहते हैं वो नरवंशीय शासक के रूप में प्रमाणित हो चुके हैं। ठीक है। तो लगभग 350 ईस्वी के आसपास इस पर आक्रमण होता है। और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बता दूं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो रचयिता थे प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे हरिसेन। जो हरिसेन है वो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है। तो ये हुआ व्याघ्रराज के बारे में। और इनके शासनकाल के बारे में देखें तो लगभग 330 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता था। 330 से आपका 370 ईस्वी के मध्य चलता है। ये इसके सन के बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों द्वारा इनको शासनकाल दे दिया गया है अपने व्यवस्थित करने के लिए, इतिहास व्यवस्थित करने के लिए। अब इस वंश के तीसरे शासक जो होते हैं, तीसरे शासक होते हैं वृषभराज, जिनका शासन काल था 370 से 400 ईस्वी के मध्य। 370 से 400 ईस्वी के मध्य इनका शासन काल रहता है, पर इसके संबंध में कुछ विशेष कार्य नहीं मिलता इतिहास में, है ना। लेकिन इसको मैंने बताया कि जो वृषध्वज है, वृषध्वज के रूप में इसको नाम दिया गया है कि ये इस वंश के संस्थापक थे, एस.एन. राजगुरु और नवीन कुमार साहू ने। ठीक है। चौथे जो शासक थे,
ये थे वराहराज, जो इस वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होते हैं। अब ये वराहराज का क्या कार्य था, क्या योगदान था, इसको हम देखते हैं कि वराहराज इस वंश का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था, पहली बात। तो दूसरी बात, ये आपका कोंडागांव क्षेत्र में, कोंडागांव का एडेंगा करके गांव है, एडेंगा में इसके 29 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, 29 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इससे इस वंश के संपन्न होने का एक प्रमाण मिलता है, यानी कि जो शासक स्वर्ण सिक्का चला सकता है वो कितना संपन्न रहा होगा। तो ये वराहराज के बारे में, ये वास्तविक संस्थापक था, कोंडागांव एडेंगा से इसके 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये संपन्नता देख के आसपास के जितने शासक थे, जो कि समकालीन शासक, जैसे आपके वाकाटक शासक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाकाटक शासक उस समय जो भी रहे होंगे, इन पर आक्रमण कर देते हैं, है ना, इन पर आक्रमण करते हैं। तो नर वंशीय शासकों का यही से वाकाटक वंशीय शासकों के साथ एक दुश्मनी स्टार्ट हो जाता है, और इनके जो वंशज रहते हैं उनसे भी इनका युद्ध होते जाता है। इसको आगे हम देखेंगे। तो वाकाटक वंशीय शासकों ने सर्वप्रथम वराहराज के काल में इस पर युद्ध किया था, है ना, और इसके कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य भी जमा लिया था, है ना। और वराहराज बस्तर के एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करते थे। ये भी इसके संबंध में एक फैक्ट है। अब इसको मिटा के आगे चलते हैं। अब वराहराज के बाद जो शासक होता है, एक बहुत ही महाप्रतापी शासक होता है वराहराज के बाद, जिसका नाम चलता है भौदत्त वर्मन के रूप में, है ना। ये आपका 5वां शासक भौदत्त वर्मन। ये एक इतना महाप्रतापी राजा है कि जो भारतीय इतिहासकार होते हैं वो नर वंशीय शासकों में सिर्फ इसी को महत्व देते हैं, भौदत्त वर्मन को। इतने महाप्रतापी राजा कि इनके सामने सभी नर वंशीय शासकों की जो प्रतिभा है वो धूमिल हो जाती है। ठीक है, तो ये एक ताक में थे कि कब मैं वाकाटक वंशीय शासकों का बदला लूं, मेरे पिताजी के ऊपर जो आक्रमण किया है उसका मैं कैसे बदला लूं। तो ये क्या करता है, एक मौका देख के जो उस समय शासक रहता है, वाकाटक वंशीय शासक नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन पर ये आक्रमण कर देता है, और उसकी जो राजधानी रहती है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन जो कि नागपुर के रूप में जाना जाता है, नंदीवर्धन या इसी को नांदेड़ भी बोलते हैं, है ना, इस पर आक्रमण करके इसकी राजधानी पर आधिपत्य जमा लेते हैं। ठीक है, ये सब का आपका वर्णन आपका रिद्धिपुर ताम्रपत्र में मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिद्धिपुर ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र भौदत्त वर्मन का नहीं है, ये है प्रभावती का। प्रभावती जो कि वाकाटक वंशीय रानी थी और ये महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के महान शासक, उनकी पुत्री थी जिसका विवाह वाकाटक वंशीय शासक राजा रुद्रसेन से हुआ था। राजा रुद्रसेन की ये वाइफ थी, उन्होंने एक ताम्रपत्र लिखवाया था, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। इसमें पूरा उसका उल्लेख है कि नरेंद्र सेन भौदत्त वर्मन से हार गया था, पराजित हो गया था। तो इस प्रकार इसका वर्णन है। एक भौदत्त वर्मन का अमरावती ताम्रपत्र मिलता है। अमरावती ताम्रपत्र में ये जानकारी मिलती है कि जो भौदत्त वर्मन का जो शासन रहता है वो बरार से लेकर कोरापुट तक विस्तारित हो चुका है। बरार से पूरा कोरापुट तक, यानी कि मध्य प्रदेश से आपका उड़ीसा तक इसका शासन स्थापित हो चुका है। ठीक है, इसी अमरावती ताम्रपत्र से एक जानकारी मिलती है कि इसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था। इनकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था। ये जानकारी हमको अमरावती ताम्रपत्र से मिलती है। ये अमरावती ताम्रपत्र है भौदत्त वर्मन का। ठीक है, उसके बाद एक अनुदान पत्र जारी करते हैं। ये जो अनुदान पत्र जारी करते हैं ये इनकी राजधानी नंदीवर्धन नांदेड़ से जारी करते हैं। ठीक है, अनुदान पत्र जारी करने के साथ साथ ये एक आपका
दान पत्र जारी करते हैं। दान पत्र जारी करते हैं आपका प्रयाग से। प्रयाग जो कि इलाहाबाद गुप्तवंशी शासकों की राजधानी थी। तो संभवतः माना जाता है कि नरेंद्र सेन को हराने में गुप्तवंशीय शासकों का योगदान था, तभी ये प्रयाग में जाकर दान पत्र जारी करता है ना। उसी प्रकार इसके संबंध में और जानकारी मिलती है कि ये महेश्वर की उपाधि धारण करता था। महेश्वर की उपाधि धारण करने से एक बात तो प्रूफ हो जाता है कि ये भगवान शिव का भक्त था, यानी शैव उपासक था। एक उपाधि धारण करते हैं, महाराज की उपाधि धारण करते हैं, यानी महाराज से जो विदित होता है कि ये क्या है, अपने वंश का एक स्वतंत्र शासक हो जाता है जो किसी के अधीन नहीं है ना। तो इस प्रकार भौदत्त वर्मन के बारे में काफी जानकारी मिलती है। और एक चीज और कि जो भौदत्त वर्मन जो शासक रहता है, पहला ऐसा शासक है जो भट्टारक की उपाधि धारण करता है। भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला नलवंश का प्रथम शासक है। अब ये भट्टारक उपाधि कहाँ से आया? तो बात ये है कि जो पल्लव वंशीय शासक थे उस समय, वो भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। तो संभवतः उनके प्रभाव में आकर इन्होंने भट्टारक उपाधि धारण की होगी, या इनकी जो पत्नी थी अचाली भट्टारिका, उनसे वो भट्टारक की उपाधि धारण किए होंगे। संभवतः ये अचाली भट्टारिका पल्लव राजकुमारी थे जिनसे भौदत्त वर्मन ने विवाह किया था। ठीक है। और इसके साथ ये अपनी उपाधि भी लिखते हैं, महाराज भट्टारक। महाराज भट्टारक अर्थपति भौदत्त वर्मन। अर्थपति भौदत्त वर्मन। ठीक है। तो ये माना जाता है कि अर्थपति इनकी उपाधि रही होगी। के इतिहास ये कहते हैं, बट ये अर्थपति जो रहते हैं इनका पुत्र रहता है। ठीक है। और एक बात और है कि इसने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, अपने पिता के भांति इन्होंने भी स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इस वंश के 3 शासक रहते हैं, वराहराज, भौदत्त वर्मन और आपके अर्थपति भट्टारक, जो कि इसके वंशज रहते हैं, वो सोने के सिक्के चलवाते हैं। अब देखिए, अब ये क्या करता है, अपना शासन अपने उत्तराधिकारी को सौंपता है। तो इसके लिए एक रणनीति बनाई थी। इसके 2 पुत्र रहते हैं, एक अर्थपति रहता है और दूसरा रहता है स्कंद वर्मन। तो ये क्या करता है, अर्थपति जो बड़ा पुत्र रहता है उसको अपने साथ सभी विजय अभियानों में ले जाता है और राजपाट के गुण सिखाता है ना। तो उसके बाद इन्होंने अपना जो शासन था वो अर्थपति को सौंप देता है। अर्थपति को सौंपने के बाद अर्थपति इसका शासक होता है और वो भी भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद भौदत्त वर्मन के बाद जितने भी शासक आते हैं वो अर्थपति की उपाधि भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, है ना, कि भट्टारक की उपाधि पल्लवों से संबंधित है या अपनी माता से लिया है अर्थपति। आगे हम देखते हैं कि इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका उत्तराधिकारी था 6वें नंबर का अर्थपति भट्टारक, जिसको महाराज अर्थपति भी बोला जाता है। अब अर्थपति भट्टारक के बारे में फैक्ट देखें तो पहला तो इसने स्वर्ण सिक्का चलाया था। देखिए, स्वर्ण सिक्का तो तीनों चलाते हैं, है ना, लेकिन अर्थपति भट्टारक सीजीपीएससी अगर पूछे तो अर्थपति ने ही स्वर्ण सिक्का स्टार्ट करवाया था। ऐसा आप सीजीपीएससी में देना, क्योंकि ऑथेंटिक सीजीपीएससी ने अर्थपति भट्टारक ले चुका है आंसर। ठीक है। तो स्वर्ण सिक्का चलाया था। दूसरा, इसका एक ताम्रपत्र मिलता है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र मिलता है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में यह उल्लेखित है कि नरेंद्र सेन, जिसको इनके पिताजी ने हराया था, है ना, भौदत्त वर्मन ने हराया था, उसका जो पौत्र रहता है आपका पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय ये यहाँ आगे, है ना, अर्थपति भट्टारक के राज वंश में आके यहाँ
आक्रमण कर देता है और नलवाड़ी ग्राम पर कब्जा कर लेता है और कुछ कुछ क्षेत्रों पर और कब्जा करते जाता है। तो नलवाड़ी जो क्षेत्र रहता है उस पर शासन करने के साथ साथ इसकी जो राजधानी रहती है अर्थपति की राजधानी पुष्करी, उसको तहस नहस कर देता है पृथ्वीसेन द्वितीय। अर्थपति भट्टारक उतना प्रतिभावान नहीं रहता, तो इसके आक्रमण का जवाब वो अच्छे से नहीं दे पाता और संभवतः अर्थपति भट्टारक इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम देखें तो इसने उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी, है ना, और इसने महाराज भट्टारक की उपाधि धारण की थी, है ना। ऐसे बहुत सारे ये उपाधि धारण करता है। तो महेश्वर की उपाधि धारण करने से ये तो सिद्ध हो जाता है कि ये शैव मत का था अर्थपति भट्टारक, यानी कि भौदत्त वर्मन के बाद सभी शैव मत हो जाते, उसके पहले का कहीं वर्णन नहीं किया गया है। तो ये महाराज महेश्वर महाराज भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं और अपने 7वें वर्ष में, अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में एक दान पत्र जारी करते हैं, अपनी राजधानी से दान पत्र जारी करते हैं। ये पुष्करी दान पत्र, पुष्करी से दान पत्र जारी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थपति भट्टारक स्वर्ण सिक्का चलाया है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जिसमें पृथ्वीसेन द्वितीय ने इसको हराया था, इसका वर्णन है। नलवाड़ी ग्राम जो नल वंश से संबंधित है, ये फिर पूछा गया है। पुष्करी इनकी राजधानी थी, है ना, उसको तहस नहस कर देता है पृथ्वीसेन। अब महाराज महेश्वर महाराज भट्टारक की उपाधि ये धारण करता है और 7वें वर्ष में ये दान पत्र जारी करता है पुष्करी से। इस प्रकार अर्थपति के बारे में इतनी जानकारी हमको मिलती है। अब अर्थपति के बाद अगर हम देखें जो शासक होता है स्कंद वर्मन। ठीक है, स्कंद वर्मन या इसी को स्कंद वर्मा ही भी बोला जाता है, स्कंद वर्मा, स्कंद वर्मा। ठीक है, इसके शासन काल के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, तो इसको याद रखना कोई जरूरी नहीं है शासन काल को, इसलिए शासन काल नहीं बता रहा हूं मैं। तो स्कंद वर्मा जो होता है, इसके सामने बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है कि अपना राज्य इसने खो चुका है। ठीक है, अपना राज्य ये खो चुका है, अब इसको राज्य प्राप्त करना रहता है। तो ये एक सही मौके की तलाश में रहता है और एक कमजोर शासक जब बैठता है, वाकाटक वंशीय शासक देवसेन जो कि एक कमजोर शासक था, उसके शासन काल में ये इस पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी रहती है ना, देवसेन पर आक्रमण कर देता है और जीत हासिल करता है और इसके कुछ क्षेत्रों जैसे कि विदर्भ वाला क्षेत्र रहता है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो ये स्कंद वर्मा ने मौका देखकर देवसेन पर आक्रमण करता है और कुछ क्षेत्रों को जीतता है। ठीक है, तो इसने खुश होकर फिर एक शिलालेख लिखवाया, पोड़ागढ़ शिलालेख। देखिए, इसके सामने तो बहुत बड़ी दुविधा रहती है। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि स्कंद वर्मा ने फिर अपना शासनकाल चालू किया एक नष्ट भ्रष्ट पुष्करी को, जिसको पृथ्वीसेन ने जला दिया था, उसको ये क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और इसको अपनी राजधानी बनाकर पुष्करी को पोड़ागढ़ नाम से सुशोभित करते हैं और यहीं से अपना राज्य स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोड़ागढ़ को पुष्करगढ़ भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान में बीजापुर में भोपालपट्टनम के नाम से प्रसिद्ध है। ये पोड़ागढ़ शिलालेख, तो ये नल वंशीय शासकों का फर्स्ट शिलालेख था। पहली बात तो इसमें पोड़ागढ़ में स्कंद वर्मन द्वारा एक विष्णु मंदिर बनाए जाने का एक उल्लेख है। जिसने विष्णु मंदिर बनवाया था, वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विष्णु मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये भी भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं अपने पूर्वजों के समान। तो ये विष्णु मंदिर बनवाया और ये इसका प्रथम शिलालेख है। और इस शिलालेख का प्रारंभ इसमें मिलता है विजी है
और विजयी रहेगा। संभवतः ये जब देवसेन से जब इसको पराजित करता है तो ये शिलालेख लिखवाता है और अपना एक रुतबा जमाने के लिए अपने शिलालेख में लिखवाता है विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। इस शब्दों से पोड़ागढ़ शिलालेख प्रारंभ होता है। अब ये विष्णु मंदिर के बनवाने से एक बात सिद्ध होती, इतिहासकार बोलते हैं कि ये वैष्णव शैव मत से वैष्णव मत होने का प्रमाण इससे मिलता है। ठीक है, तो पोड़ागढ़ शिलालेख में नरवंशी शासकों का शैव संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय में जाने का एक साक्ष्य मिलता है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है ना। तो इस प्रकार स्कंद वर्मा अपने पिता से ज्यादा प्रतिभाशाली था और इन्होंने अपने खोए हुए राजपाट को प्राप्त किया और कुछ क्षेत्रों में अपना विजय अभियान भी चलाया। ठीक है, तो ये देवसेन पर आक्रमण करता है, पोड़ागढ़ शिलालेख लिखवाता है और ये तीन फैक्ट उससे रिलेटेड हैं। अब स्कंद वर्मा के बाद एक शासक होते हैं स्तंभराज। स्तंभराज ये आपके शासक होते हैं। स्तंभराज के बाद आपका नंदनराज एक शासक होता है। ठीक है, कई बुक में ये नंदनराज को स्कंद वर्मा का पुत्र बताया गया है, कई बुक में स्तंभराज को पुत्र बताया गया है। ठीक है, तो मात्र इसका नाम याद रखिएगा। देखिए, स्कंद वर्मा के शासनकाल में एक और घटना होती है कि इस पर वेंगी के जो चालुक्य रहते हैं, चालुक्य कीर्तिवर्मन द्वितीय इस पर आक्रमण करता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय आक्रमण करता है जिससे स्कंद वर्मा पराजित होता है और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गरियाबंद और राजिम वाले क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं। तो वेंगी चालुक्य वालों का आक्रमण हुआ था स्कंद वर्मा के समय में। ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय का। अब ये स्तंभराज और नंदनराज दो शासक हैं, इनका जो उल्लेख हुआ है पुलिया मृदभांड में। पुलिया मृदभांड, जो पुलिया है वो दुर्ग जिले में स्थित है। पुलिया लेख या पुलिया मृदभांड भी कहा जाता है इसको। एक लेख भी प्राप्त हुआ है और मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो आपका एडेंगा है जहाँ वराह राज के 29 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, वहाँ अर्थपति के भी 2 स्वर्ण सिक्के मिले थे, उसको भी फैक्ट में ऐड कर लीजिएगा। तो स्तंभराज और नंदनराज पुलिया में इनका लेख मिला है और मृदभांड मिला है ना। नंदनराज के बाद जो शासक होते हैं वो होता है आपका पृथ्वीराज। पृथ्वीराज एक शासक होते हैं। पृथ्वीराज का उल्लेख इतना ज्यादा कहीं नहीं है ना। उसके बाद 10वां शासक पृथ्वीराज के बाद होता है आपका विरूपाक्ष। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक होता है वो होता है आपका विलासतुंग। इस वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक होता है विलासतुंग। तो पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलासतुंग तीनों का जो उल्लेख है वो विलासतुंग के राजिम प्रस्तर शिलालेख में है। राजिम प्रस्तर शिलालेख में इसका उल्लेख है ना। और ये जो पृथ्वीराज रहता है ये फिर से शैव उपासक हो जाता है और शिव के विरूपाक्ष रूप का ये अनुयायी होता है और एक मंदिर शिव के विरूपाक्ष रूप के एक मंदिर निर्माण करवाना चाहता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है जिसको विरूपाक्ष उस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाता है। उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है विलासतुंग। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं विलासतुंग के बारे में कि विलासतुंग ने क्या क्या कार्य किए थे। देखिए, विलासतुंग का जो सीधा फोकस रहेगा आप राजिम, विलासतुंग अगर आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए राजिम। इन्हें ये राजिम से संबंधित ही कार्य किए हैं। ये जो विलासतुंग था इनको कमल फूल बहुत पसंद था। कमल फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद होने से इन्होंने एक कमल क्षेत्र की स्थापना की। कमल क्षेत्र जिसको इसने पदम क्षेत्र भी कहा। पदम क्षेत्र, कमल क्षेत्र या पदम क्षेत्र, तो इसी को बाद में राजिम नाम दिया गया है ना। ये राजिम एक राजिम माता थी
राजिम माता, जिसे तेलिन माता भी कहा जाता है, जो तेल पिरोने का काम करती थी। ये तेलिन माई जो है, इनको विलासतुंग को एक पत्थर भेंट स्वरूप देते हैं। उसी पत्थर को ये राजिम में एक मंदिर बनवाकर उस मंदिर की मूर्ति के रूप में स्थापित करता है, राजिम मंदिर, जिसका नाम राजीव लोचन मंदिर है, जो कि विलासतुंग द्वारा निर्मित करवाया गया एक सुंदर मंदिर है, जो कि नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, आगे हम टूरिस्ट प्लेस में इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे कि राजीव लोचन मंदिर की और क्या क्या खासियत है। तो ये राजिम मंदिर का निर्माण करवाता है, राजिम क्षेत्र का यह निर्माण करता है। राजिम का निर्माण करता यही है, जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है राजिम वर्तमान में, है ना। तो इस प्रकार विलासतुंग का शासनकाल भी बहुत अच्छे से चलता है और स्थापत्य कला में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है नल वंश के विलासतुंग का। अब विलासतुंग के बाद कोई उल्लेखनीय शासक नहीं होते हैं, कुछ शासक होते हैं। पृथ्वी व्याघ्र जो इसका है ना, इसका विलासतुंग का उत्तराधिकारी होता है। इसका शासनकाल याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है 700 से 740 ईस्वी। इसके संबंध में एक और फैक्ट है कि ये पांडु वंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन था और ये पांडु वंशीय शासकों के ऊपर आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीता भी था। पांडु वंशियों से कुछ क्षेत्र जीता भी था, यानी पांडु वंशियों से किसका युद्ध हुआ था, तो विलासतुंग का हुआ था। उसके बाद जो पृथ्वी व्याघ्र शासक आते हैं, पृथ्वी व्याघ्र का भी उल्लेख मिलता है। पृथ्वी व्याघ्र का आपका उल्लेख मिलता है, ये आपका उदयेंदिरम ताम्रपत्र है। ये पल्लव नरेश नंदीवर्धन के उदयेंदिरम ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है ना। उसके बाद लगभग 150 वर्षों तक किसी शासक की पहचान नहीं हो पाती। उसके बाद एक शासक आते हैं भीमसेन देव, जिसका भी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं होता। ये शैव मतावलंबी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वंश के सबसे अंतिम शासक जो माने जाते हैं ऑथेंटिक रूप से, नरेंद्र थबल का जो शासन काल रहता है उसके बारे में बता दूं, 935 से 960, यानी कि लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास इस वंश का अंत होता है। नरेंद्र थबल इस वंश का अंतिम शासक रहता है। संभवतः कलचुरी वंशीय शासकों ने इस पर आक्रमण करके और चालुक्य वेंगी राजाओं के इस क्षेत्र में प्रवेश होने से ये वंश कमजोर हो जाता है और नरेंद्र थबल इस वंश का अंतिम शासक होता है और कलचुरियों द्वारा पराजित किया जाता है। तो इस प्रकार इस वंश के शासकों का डिटेल हो गया और इस वंश के संबंध में मैंने बताया स्वर्ण सिक्के जारी किए अर्थपति, भौदत्त वर्मन और वराहराज ने। इस वंश के संबंध में कुछ और फैक्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। देखिए, पुलकेशन धृति के एहोल प्रशस्ति में इस वंश का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो इसमें पूछ सकता है 3-4 आपको नाम दिए रहेंगे कि नल वंश का उल्लेख किसमें किसमें है। तो पुलकेशन धृति के एहोल प्रशस्ति में, ठीक है, इसका उल्लेख है और कुछ लेख मिले हैं, उसमें इस वंश के अधिकारियों का नाम मिलता है, ठीक है। एक मिलता है आपका मांडलिक, एक मिलता है मांडलिक मिलता है, ठीक है। महामंडलेश्वर मिलता है और 2 नाम है आपके महागोष्ठ और प्रेगदा। एक आपका महागोष्ठ, दूसरा आपका प्रेगदा, ठीक है। ये कौन कौन से थे मैं बता देता हूँ। महामंडलेश्वर जो होता है 1 लाख गांव का स्वामी होता है और जो मांडलिक होता है वो मंडल प्रमुख होता है। प्रेगदा जिसको कहा जाता है मंत्रियों को कहा जाता है
और महागोष्ठ प्रशासनिक सलाहकार समिति जो रहती है उसको महागोष्ठ कहा जाता है। तो इसमें इस वंश के लेखों में इस वंश के अधिकारियों का नाम मिलता है, ठीक है। और किनका किनका आक्रमण हुआ था वो आप देख लीजिएगा। और ये वंश जो है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंस में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और प्री में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इस वंश के शासकों को पहचानने के लिए पूछा जाता है, जैसे विलासतुंग कौन से वंश से संबंधित था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।